हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट में जो संघर्ष किया था उसे मिटाने के लिए उसका जिक्र करते हैं। हम जानते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान लगातार लोग जागरूक हुए, स्पेशली यूरोप के जो ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन के रहने वाले लोग थे, ये व्यापारिक उद्देश्य से दुनिया के हर एक कोने में पहुंच गए। इसी व्यापारिक उद्देश्य के साथ ये भारत देश में भी आए, लेकिन उनका उद्देश्य ना सिर्फ केवल व्यापार करने का था बल्कि धर्मांतरण का भी था। और इसी उद्देश्य के साथ वो भारत देश में अपना कदम रखते हैं और भारतीयों को अप्रॉक्स 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनका साम्राज्य साउथ अफ्रीका में भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अर्थात कि ये व्यापारिक और धर्मांतरण के उद्देश्य को लेकर साउथ अफ्रीका में पहुँचे और सबसे पहले वहाँ के स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे करके स्थानीय सरकार से हटकर ये वहाँ के पूरे राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेते हैं और लोगों को दो भागों में बांट देते हैं। एक वाइट डोमिनेशन यानी कि श्वेत शासक में रहने वाले लोग, और दूसरा ब्लैक डोमिनेशन यानी कि अश्वेत लोग। तो कुल मिलाजुला के यहाँ पर ये एक डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन के लोगों के बीच। वाइट डोमिनेशन के लोग जहाँ कहीं मन चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बाउंड यानी कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। वहीं ब्लैक डोमिनेशन के लोग अपने इच्छा अनुसार किसी भी काम को नहीं कर सकते थे, ना ही वो वाइट डोमिनेशन के साथ काम कर सकते थे। बड़े स्तर पे काम करने की बात आती थी तो हमेशा वाइट डोमिनेशन के लोग पहुंचते थे। वहीं छोटा काम, हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अच्छे पोस्ट पर काम करना है तो वहाँ पर वाइट डोमिनेशन के लोग होंगे, और जब कहीं पे लेबर या फिर अन्य किसी प्रकार के काम को करना हो तो वहाँ पे ब्लैक डोमिनेशन को याद किया जाता था। वहाँ के बीच पर आने के लिए ब्लैक डोमिनेशन को मना कर दिया गया था। इवन एक नोटिस बोर्ड लगाया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर सूर्य ढलने के बाद ब्लैक डोमिनेशन का कोई भी इंसान अगर इधर आता है तो हम उसे गोली मारकर फेंक देंगे और फिर उसे जंगली कुत्तों के सामने फेंक देंगे और जंगली कुत्ते उससे खा जाएंगे, हड्डी तक नहीं बचेगा और उन लोगों का नाम हम गुमनाम सूची में दाखिल करा देंगे, मेंशन करा देंगे। इस प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था थी। सरकारी स्टेशन पर नहीं जा सकते हैं, बस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इवन जो भी सोशल पब्लिक प्लेस होता है, फील्ड ग्राउंड, यहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते थे। तो इतने बड़े स्तर पे वहाँ पर भेदभाव था। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला संघर्ष करते हैं, जिसका जिक्र वो इस कहानी में भी कर रहे हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. एपार्थाइड क्या है? ये एक प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत लोगों को उनके वंश के आधार पर बांट दिया गया था या फिर जाता है। जैसे मैं बताऊं कि जो ब्रिटिशर्स पहुंचे वो ब्रिटेन यानी कि यूरोप के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को वाइट डोमिनेशन में रख लिया। और वहीं ब्लैक डोमिनेशन में कौन था? तो थोड़े उनके वंश के अनुसार, जैसे साउथ अफ्रीका में रहने वाले साउथ अफ्रीकन, या फिर वहाँ रहने वाले इंडिया का इंडियन, या फिर दूसरे देश के लोग जो वहाँ रहते हैं, इन सबको एक समुदाय में रखा गया और उनको ब्लैक डोमिनेशन का नाम दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, जिनमें से हाल ही का जो एग्ज़ाम्पल हम पढ़ने वाले हैं वो साउथ अफ्रीका का है। यानी कि यहाँ पे 1994 ईस्वी में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव होता है और उसमें नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। हमने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। उन्होंने क्या किया था भाई? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. यानी कि नेल्सन मंडेला अपनी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ रहकर पूरी ज़िंदगी अपार्थाइड सिस्टम को मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का 30 साल जेल में बिता दिया और अंततः 1994 में अफ्रीका की धरती पर
पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और इसमें नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुनकर आए। अब हमारा जो पैसेज शुरू होगा इससे पहले मैं ये बता दूं कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने थे और प्रेसिडेंट के रूप में जहाँ के साउथ अफ्रीका की धरती पर पिछले 3 सेंचुरी यानी 300 सालों से वाइट डोमिनेशन का रूल हुआ करता था, वहाँ पर उस रूल को मिटाकर, उस अपार्थाइड सिस्टम को मिटाकर ये साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराते हैं और उसमें से 400 सीट में से 252 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अब देखो, चुनाव हो गया, चुनाव में नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत गई और ये प्रेसिडेंट बन भी गया। अब क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद एक बड़ा सा समारोह रखा जाता है और ये प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में था। एम्फी थिएटर का मतलब एक ऐसा मैदान जहाँ चारों तरफ से बाउंड्री तो हो लेकिन उसका रूफ यानी छत ना हो, समझ में आ गया। तो वहाँ के एम्फी थिएटर में बड़ा सा समारोह रखा गया जहाँ पर 140 देश से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए आए हैं। और जब नेल्सन मंडेला स्टेज से, मंच से अपना स्पीच देते हैं तो वो लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज के बाद कभी भी ये साउथ अफ्रीका की धरती फिर अपार्थाइड सिस्टम का शिकार नहीं बनेगी। यानी कि जिस प्रकार से अपार्थाइड सिस्टम के तहत लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, वैसा अत्याचार, वैसा ऑपरेशन यहाँ पे दोबारा लोगों के द्वारा ना हो, ऐसा मैं चाहूँगा। और इस तरीके से यहाँ के सीन के बारे में बताया गया कैसे प्रिटोरिया में जो सेरेमनी है, आज से पहले वो एम्फी थिएटर हमेशा वाइट डोमिनेशन के लोगों के अंडर में था और वहाँ ब्लैक्स को आने का हरगिज़ मनाही थी, यानी कि वो वहाँ पे नहीं आ सकते थे। लेकिन अब इस सेरेमनी में ना सिर्फ केवल वाइट बल्कि ब्लैक और अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे और ऐसे करके वहाँ पे 1 लाख से भी अधिक लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे सभी समुदाय के थे। किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है और वो आज़ादी में झूमते हैं, नाचते हैं और उस सेरेमनी को एंजॉय करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ से हमारा सीन शुरू होता है कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। तो एम्फी थिएटर से ये कहते हैं कि 10 मई का दिन था और यह दिन काफ़ी चमकीला था, सूर्य अपने उदय पे था और चारों तरफ खुशी का माहौल था। For the first few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। और उस समारोह में मैं प्रसन्नतापूर्वक जिस गणतंत्र राज्य की स्थापना हो रही थी वहाँ पर दुनिया भर से आए हुए नेताओं से घिरा हुआ था जो साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार आए थे और मुझे सम्मान दे रहे थे, मुझे बधाई दे रहे थे कि किस तरीके से मैंने इतने लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश का रूप दिया, उसका नाम दिया। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी कि इस समारोह में जो इतना ज़्यादा लोग आए हुए थे दुनिया भर से, ऐसा समारोह साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा इनॉग्रेशन नहीं हुआ था जहाँ पे सभी रेसेस के लोग हों, सभी समुदाय, सभी वंश के लोग हों, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और दुनिया भर के 140 देश से आए हुए लोग यहाँ पर साउथ अफ्रीकन को बधाई दे रहे थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वह समारोह एक बड़े से प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हो रहा था और वो एम्फी थिएटर
सैंड स्टोन से बना था। जैसे हमारे यहाँ जो रेड फोर्ट वगैरह है ये सब भी सैंड स्टोन से बना है। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government। इससे पहले ये एम्फीथिएटर वाइट सुपरमेसी के अधीन था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाइट डोमिनेशन का ही शासन हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग, रेनबो का कहने का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जो इंद्रधनुष है उसमें कोई एक रंग नहीं होता है, तो इससे पहले एम्फीथिएटर वाइट डोमिनेशन का था, तो सिर्फ और सिर्फ वाइट्स यानी कि ब्रिटिशर्स ही आया करते थे। लेकिन अब ये रेनबो की तरह है, यहाँ पे वाइट डोमिनेशन के लोग हैं, ब्लैक डोमिनेशन के लोग हैं, हर एक रेस, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि दुनिया भर में से यहाँ उपस्थित हैं और जो कि एक लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद यहाँ पे एक ऐसे सरकार को बनाया गया है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति से और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जिस तरीके से हमने साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया, इसमें सभी लोग उपस्थित हैं और उस जगह पर उपस्थित हैं जो जगह आज से पहले, हमेशा के लिए आज से पहले वाइट सुपरमेसी का ही हुआ करता था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ेनानी। उस सुंदर से ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clerk was first one in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। और सबसे पहले मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को आमंत्रित किया गया, जो वहां जाकर द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। Then थाबो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी को बुलाया जाता है, जो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। ठीक है, और जब मेरी बारी आई तो मैं मंच पर पहुंचा, संविधान को अपने हाथ में लेकर उसके प्रति समर्पित होकर, लोगों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाकर मैंने वहाँ के सभी लोगों के तरफ ध्यान देते हुए अपनी बात रखी। और उन्होंने क्या कहा, तो ज़रा ध्यान से समझना, यानी कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो वहाँ के संविधान और वहाँ के लोगों के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपने आप को मंच पर उपस्थित करते हैं और फिर अपने बात को रखते हैं। और क्या कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस टू डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी। यानी कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी इस उपस्थिति के द्वारा हमारे मनों में एक उम्मीद जगता है, और वो क्या था कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। यानी कि अब वो कहते हैं कि जो बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोगों के बीच जो ये अपार्थाइड सिस्टम का भेदभाव था, ये एक प्रकार का आपदा था जिससे अब हम बाहर आ चुके हैं और अब हम एक ऐसे समाज को जन्म देंगे, एक ऐसे समाज का गठन करेंगे जिस पर पूरे मानवता को गर्व होगा। कितनी अच्छी बात वो कहते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यानी कि हम जो इतने लंबे समय तक जो दुनिया से कटे हुए थे, अलग थे, अब यहाँ पे जो भेदभाव था, तो इस भेदभाव के कारण दुनिया भर के देश इन पे थू थू किया करते थे। तो जो देश पहले इनसे मित्रता करने से कतराते थे, उससे से अब ये लोग जुड़ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हमने जो इस व्यवस्था को लाकर दुनिया भर के देश से जो हम अलग हो चुके थे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी धरती पर जो ये उपस्थिति है, वो हमें एक अलग ही अवसर प्रदान करती है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और हमें हमारे इन सभी अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं, इन सब का वो धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि वे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हैं यहाँ पे, वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति
और मानव विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज से पहले वो यहाँ नहीं आया करते थे। कारण क्या था कि यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम के तहत वाइट डोमिनेशन के लोग ब्लैक डोमिनेशन पर लगातार अत्याचार करते थे, और इस अत्याचार के कारण दूसरे देश के लोग इनका हमेशा क्रिटिसाइज किया करते थे, हमेशा इनके बारे में बुरे शब्द बोला करते थे। लेकिन अब वे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो क्यों उपस्थित हैं? इसके पीछे कारण ये है कि अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, मानवता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, भाईचारे की नीति है, न्याय है और शांति है, और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग उपस्थित हुए हैं साउथ अफ्रीकन को बधाई देने के लिए। समझ में आ गया? अब आगे आते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लीज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी कि हमने अंततः लगातार बहुत कठिन परिश्रम करके अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। यानी कि आज से पहले हम जो व्यवस्था के तहत कुचले जाते थे, उस व्यवस्था को हमने उखाड़ फेंका जड़ से, और आज हमें इमेंसिपेशन है, यानी कि हमारे पास फ्रीडम है, किसी भी प्रकार की बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन हम सभी इस बात को ध्यान दें कि हम स्वयं अपने आप से ही अपने लोगों को निरंतर जो जारी गरीबी का अभाव है, दुख है, लिंग के अनुसार जो भेद है, इन सभी भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लें। वो कहते हैं कि किस तरीके से हमने इतना कठिन परिश्रम करने के बाद इस अपार्थाइड सिस्टम को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन आज समय आ चुका है कि हम सभी इस बात की शपथ लें कि हम यहाँ से गरीबी को मिटाएंगे, हम यहाँ पे जो महिला और पुरुष के अनुसार भेदभाव है इसको मिटाएंगे, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रहने नहीं देंगे। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हुए पूरे जनता से शपथ दिलवाते हैं। नेवर 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 अगेन शैल इट बी डैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उसके बाद वो फिर से एक बात कहते हैं कि अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण कभी भी नहीं होगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की नीति से रहेंगे, कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा, और दोबारा ये अपार्थाइड सिस्टम यहाँ कभी नहीं आएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फिर कहते हैं वो कि इतनी शानदार जो मानव उपलब्धि का सूर्य है वो कभी अस्त अब नहीं होगा। हमेशा से जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से हमें अपने दिन में उजाला दिखाई देता है, हम अपने दिन को अच्छा समझते हैं, हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो इतने बड़े प्रलय से हमने मानव समाज को निकाल के लाया है, इसका सूर्य कभी भी अस्त होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कभी भी वो व्यवस्था यहाँ पे दोबारा नहीं आनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। स्वतंत्र का साम्राज्य रहे, यानी कि जो भी हम यहाँ पे व्यवस्था लाएं वो स्वतंत्र रहे, उस व्यवस्था के तहत किसी को भी हानि ना पहुँचे, और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, वरदान दे। इतनी अच्छी स्पीच में इन्होंने अपनी बात कही। A few moments later, we all lifted our eyes in you as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। और कुछ ही समय के बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाई। अब उस आंखों के अंदर डर था। किस बात का डर? कि आप खड़े हो, अचानक से आपके ऊपर कोई आवाज़ आए। तो उस आवाज़ को सुनकर इन्होंने जब अपने आँख को ऊपर उठाया तो क्या देखा कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यानी कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे को दिल्ली में या फिर अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है, किस तरीके से हम टीवी में देखते हैं कि कैसे इंडियन जो जेट प्लेन होते हैं वो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं ऊपर, और वो प्रदर्शन दिखाते हैं। कहीं कहीं से देखा होगा आपने, प्लेन से
तिरंगे का रंग निकलता है कैसे, कई सारे जो ट्रुप होते हैं वो प्लेन से जंप करके तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद फाइटर प्लेन्स गुजरते हैं जो कि कुछ प्लेन केसरिया रंग, कुछ प्लेन सफ़ेद रंग और कुछ प्लेन हरे रंग को दिखाते हुए ये दर्शाते हैं कि हमने तिरंगा को बना दिया। तो इस प्रकार का हम प्रदर्शन देखते हैं। तो वो प्रदर्शन क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होता है? नहीं। मैं बता दूं कि जो भी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे पे ये जेट्स वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह, फाइटर प्लेन्स हो गया, या फिर जो भी रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, अन्य रेजिमेंट जो मार्च करते हैं, परेड करते हैं, तो वो परेड कोई प्रदर्शन नहीं है कि आप वहाँ जाकर आपने उसको देखा और आनंद उठाया। नहीं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि हम सभी लोग भारत के संविधान, भारत देश और इसकी प्रभुत्व के प्रति समर्पित हैं। वो इस बात की गवाही वहाँ पर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इनके ऊपर लगातार जो अफ्रीकन जेट था, हेलीकॉप्टर था, फाइटर प्लेन्स था, ये ऊपर से उड़ता है और उनका दहाड़ यानी कि उनकी आवाज़ इनको सुनाई पड़ती है और इसी आवाज़ को सुनकर ये ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यानी कि जो यहाँ पे हमें दृश्य दिखाई पड़ रहा था, यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वे सभी लोग इस लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा, इतने स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव के द्वारा जिस लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार के प्रति, यहाँ के संविधान के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति अपने समर्पण को दर्शा रहे थे। आवर ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and place their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। उसके तुरंत बाद मैंने क्या देखा कि जो भी फोर्स के बड़े लेवल के, बड़े स्तर के जो ऑफिसर थे, इनके सीने पर रिबन और मेडल्स लटक रहा था और वो सभी लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे। और मैं इस बात के लिए सरप्राइज़ था कि जो ये सैल्यूट कर रहे थे वो उनकी ईमानदारी का सैल्यूट था। और मैं इस बात को लेकर सरप्राइज़ था कि जो फोर्स और जो ऑफिसर्स आज से पहले, कई सालों पहले मेरे सामने आते थे तो वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अरेस्ट करते थे, लेकिन आज मैंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो सभी लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे। समझ में आ गया? आगे आते हैं। ठीक है, फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो भी वहाँ पे एक जेट प्लेन हुआ था वो अलग अलग प्रकार के रंग को दिखाता है, गिराता है, जिसमें कि ब्लैक कलर, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया एंड गोल्ड कलर हो गया। और जैसे मैंने बताया अभी कुछ समय पहले कि हमारे यहाँ जो जेट प्लेन्स होते हैं वो केसरिया रंग, ठीक है, वो सफ़ेद रंग और हरे रंग को आसमान में गिराते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे झंडा, हमारा जो ध्वज है, हमारा जो आन बान शान है, उसका प्रतीक है, उसका एक रंग है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी वो सारे कलर इसलिए गिराए जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शा रहा था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, यहाँ पे इनका लिखा गया, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टिम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी कि कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि वहाँ पर दो राष्ट्रीय गान वहाँ पे गाया गया। ठीक है, जो क्योंकि वहाँ पे ब्लैक डोमिनेशन, वाइट डोमिनेशन दोनों थे, तो ब्लैक डोमिनेशन का नेशनल एंथम अलग था और वाइट डोमिनेशन का अलग था। ठीक है, although that day neither group knew how to the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। और चूंकि वहाँ पे जब दो नेशनल एंथम प्ले किया गया तो दोनों समुदाय में से किसी भी, यानी कि वाइट और ब्लैक, मतलब वाइट डोमिनेशन को ब्लैक का नेशनल एंथम प्ले करने या सिंग करने नहीं आ रहा था और ब्लैक वालों को वाइट का नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मंडेला कहते हैं कोई बात नहीं, बदलते समय के साथ वो एक दूसरे के राष्ट्रगान के शब्दों को हृदय से समझ जाएंगे।
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उस उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। यानी कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में जो भयंकर एंग्लो वॉर हुआ था, इसके बाद मेरे जन्म से पहले ही दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट डोमिनेशन के लोग थे, इन्होंने अपने भेदभाव को ख़त्म करके और क्या किया कि स्वयं के देश के जो ब्लैक डोमिनेशन के लोग थे, इनके अगेंस्ट में एक ऐसी व्यवस्था ला दिया। मतलब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के जो पहली जो दशक थी, इसमें जब बता रहे हैं वो कि कैसे वाइट डोमिनेशन के लोग आए और आने के बाद इन्होंने खुद में भेदभाव तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने ब्लैक डोमिनेशन के बीच एक ऐसा सिस्टम लाकर रख दिया जिसके बाद उन्हें लंबे समय तक प्रताड़ित होना पड़ा था। यानी कि इन्होंने डार्क स्किन और वाइट स्किन के बेसिस पर लोगों को बांट दिया, इसके बीच में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया जिसके वजह से ये दोनों एक भाग में बट गए। अब आ जाते हैं, हाँ, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, अपने ही धरती पर ये लोग दो भागों में बट गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डशिप मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को वहाँ पर लाया जो 20वीं सदी के अंतिम दशक में ये एक ऐसा व्यवस्था था जिस व्यवस्था में कोई मानव समाज का गठन नहीं था, मानवता नाम की चीज़ नहीं थी, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की नीति नहीं थी, और ऐसी दुर्लभ और ऐसा नीच व्यवस्था दुनिया के किसी भी जगह पर ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये बिल्कुल अमानवीय समाज का आधार बन गया था। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। और अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे खुद के अपने जीवन के 8वें दशक में, यानी कि 80 साल 70 साल के गुजर चुका था इनका होने के बाद, अब हमने इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका है। उसके स्थान पर हमने एक ऐसा व्यवस्था ला दिया है जो व्यवस्था सभी को एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कोई गलत धारणा नहीं होगी, कोई गलत विचार नहीं होगा, और सभी लोगों के पास अधिकार होगा स्वतंत्रता का, जिसके अनुसार वो जिस प्रकार के काम को करना चाहें कर सकते थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired। और ये दिन बिल्कुल अकाल्पनिक कुर्बानी के द्वारा आया है, यानी कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, और ऐसी कुर्बानी दी, ऐसा साहस दिखाया जिसको कि ना तो मैं गिन सकता हूँ और ना ही उसके बदले में कुछ उनको वापस लौटा सकता हूँ। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया है। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उसके बाद ना वो अपने उन दिनों को महसूस करते हैं जैसा मैंने अनेक अन्य दिनों में किया था, कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले यहाँ से जा चुके थे। मैं जो कुछ भी यहाँ पे काम कर रहा था, मेरे पहले कई अफ्रीकन जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, इन्होंने काम कर दिया था, और मैं उन्हीं सभी के विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहा था। That long and noble line ended and how began again with me। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifice had wrought। और फिर वो कहते हैं, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार अब समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हो चुकी है। मुझे यह सोचकर दुख होता है
कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी, इस देश में मानवता लाने के लिए, इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण व्यवस्था देने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी। और मैं इस बात को सोच कर भी चिंतित होता हूँ कि वो ना तो मैं उनका धन्यवाद दे सकता हूँ और ना ही वो यहाँ उपस्थित हैं कि देख पाएँ कि आखिर उनके इस कुर्बानी ने साउथ अफ्रीका की धरती पर कितना बड़ा बदलाव ला दिया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो भेदभाव की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था ने साउथ अफ्रीका के मन में और साउथ अफ्रीका के लोगों के हृदय में एक ऐसा चोट दिया है जो शायद ही कभी यहाँ पर भरा जा सके, जिसकी भरपाई किया जा सके। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग from that profound hurt, but the decades of the operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Cecilus, the Chief Luthulis हैं, द यूसुफ हैं, ये उनके दोस्तों का नाम है। फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश और मेरे लोगों के मन में एक गहरा तथा ऐसा घाव दिया जो कि भरा नहीं जा सकता। हम सब अनेक पीढ़ियों तक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे अपने जीवन के समय को बिताया है और उस गहरे जख्म को भी हम अच्छे तरीके से भर नहीं पाए हैं। लेकिन अनेकों दशकों के अत्याचार के बाद और निर्दयता भरे जो यहाँ पे काम होते थे, उसके बाद उसी निर्दयता काम का नतीजा है, उसी अपार्थाइड सिस्टम का ही परिणाम है, जिसके वजह से कुछ बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ पे जन्म लिए, जैसे ओलिवर वाल्टर हो गए, चीफ लुथुली हो गए, यूसुफ हो गए, ब्राम हो गए, रॉबर्ट हो गए। ये सब का जन्म कब हुआ? ये सब का जन्म सिर्फ और सिर्फ उसी व्यवस्था को मिटाने के लिए ही हुआ था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जनरेसी दैट दियर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। और उनके अंदर जो साहस था, उनके अंदर जो उत्सुकता था, जो बुद्धिमानी था, ये दोबारा यहाँ पर जानने को नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ क्यों आया था? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस व्यवस्था का ही नतीजा था, रंग भेद की जो नीति थी। और उसी व्यवस्था ने यहाँ पर एक ऐसे बुद्धिमान साहसी व्यक्ति को जन्म दिया जो कि दोबारा यहाँ पर कभी भी देखे नहीं जाएंगे और ना ही देखे थे पहले। ठीक है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। और कभी कभी शायद ऐसे चरित्र और ऐसे लोगों के जन्म के लिए, ऐसे लोगों का निर्माण करने के लिए इस प्रकार का अत्याचार और एक गहरे जख्म की ज़रूरत भी थी। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड गेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। वो कहते हैं कि हमारी इस धरती पर हर एक प्रकार के तत्व उपस्थित हैं, लेकिन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता था कि यहाँ पर हर एक तत्व उपस्थित हैं, लेकिन इन सभी तत्वों के कीमत से ज़्यादा कीमती हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो कि खड़े हीरे से भी बढ़ के हैं, ऐसा वो कहते हैं। समझ में आ गया? इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। और ये मेरे दोस्तों के संघर्ष का ही नतीजा है, जिसका मैं मतलब समझ पाया, जिससे मैं समझ पाया कि आखिर साहस का मतलब होता क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया। समय बदलने के साथ साथ मैंने महिला और पुरुषों को देखा कि कैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक विचार यानी आज़ादी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने समझा और देखा कि कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो बिना टूटे हुए अपनी मजबूती का गवाही देते हुए अपने इस काल्पनिक सोच के लिए, अपने एक विचार के लिए लगातार डटे रहे। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। और मैं समझ चुका था कि ये साहस इसलिए नहीं था कि उनके मन में डर नहीं था,
बल्कि ये साहस इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने डर पे जीत हासिल कर लिया था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्यूज दैट फियर। वो कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो अपने डर पे जीत हासिल कर ले, नहीं, यहाँ पे वो कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसके मन के अंदर डर ना हो, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर पे जीत हासिल कर ले। समझ में आ गया? नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म नहीं लेता कि वो किसी व्यक्ति के चमड़े के रंग के अनुसार, उसके बैकग्राउंड के अनुसार, उसके धर्म संप्रदाय, उसकी जाति और उसके कार्य के अनुसार उससे नफरत करे। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें अपने धर्म संप्रदाय, अपने रंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो हमारा जन्म इस धर्म के नाम पर, संप्रदाय, जाति और वंश के नाम पर नफरत करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, बल्कि हमारा जन्म तो सिर्फ और सिर्फ एक मानव के रूप में हुआ था, एक बच्चे के रूप में हुआ था, जहां हम जानते ही नहीं थे कि रिलीजन का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, स्किन कलर क्या होता है, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है। ये तो बदलते समय के साथ हमारे अंदर एक ऐसा जहर घोला गया जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अब कहते हैं कि जब लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एक दूसरे से प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, एक दूसरे की बातों, उनकी भावनाओं को समझना भी सिखाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर नफ़रत करना हम किसी को सिखा सकते हैं तो ये प्रकृति का देन है कि नफ़रत करना सिखाना अगर आसान है तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, ईमानदारी, समर्पण, प्यार जगाना और भी ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि ये सब हमारे अंदर जन्म से ही उपस्थित होती है। यानी कि लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति ईमानदारी, ये हमारे अपने शरीर के अंदर, हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर पहले से उपस्थित होता है, लेकिन बढ़ते उम्र के साथ हमें धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे बांट दिया जाता है। तो जब हमें बड़े होकर ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ पहले से ही हमारे अंदर है उसको हम खोद कर बाहर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इवन इन द grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी कि वो कहते हैं कि जब मैं और मेरे दोस्त जेल के अंदर उपस्थित थे, बंद कर दिया गया था, तो मैंने अपने उन गार्ड्स को देखा था कि उनके मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति दया था, भले ही कुछ ही पल के लिए, लेकिन उनके मन में दया था। तो जब उनके मन में दया है, कुछ ही पल के लिए आया है, मतलब कि उस दया को हम निकाल के बाहर ला सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई एक प्रकार के आग की तरह है, जो कि छिप तो सकता है लेकिन कभी बुझ नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे वो कहते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country। यानी कि प्रत्येक लोगों के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी अपने लोग, अपने संप्रदाय, अपने धर्म और अपने देश के प्रति। समझ में आ गया? वी हैव टू ऑब्लिगेशन, वन इज़ फॉर आवर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड etc. and another obligation is for our people, community, religion and our country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। यानी कि हमारे इस मानव समाज में प्रत्येक लोगों के पास योग्यता है कि वो अपने जिम्मेदारियों को अपने योग्यता के अनुसार पूरा कर पाए। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस धरती के ऐसी व्यवस्था में पल रहे लोगों के
पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है और बिल्कुल असंभव है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने देश की जिम्मेदारी को निभा सके। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती में आज से पहले वह लोग जो कि मानवता की तरह स्वतंत्र होकर मानव की तरह और अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी, उन्हें कैद खाने में कैद कर दिया जाता था। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीकन्स में जो ब्लैक्स थे वो अपनी जीवन को अगर स्वतंत्रता पूर्वक जीने का प्रयास करते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी और उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। वो कहते हैं कि वह व्यक्ति साउथ अफ्रीका का जो अपने उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करता था उसे जानबूझकर उस खाई में ढकेल दिया जाता था जहां वो बगावत करने पे मजबूर होता है, जहां वो अकेला रह के अपने जीवन को गुजारता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। यानी कि मैं शुरुआती दौर में इस चीज़ को पसंद नहीं किया था कि मैं अपने परिवार से ऊपर अपने देश में रहने वाले लोगों को महत्व दूं, लेकिन जब मैंने अपने देश के लोगों की जिम्मेदारियों को, उनके दुखों को मिटाने का प्रयास किया तो मैं अपने उस दूसरे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने दिलो जान से इस कदर समर्पित हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक बेटा के रूप में जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं एक भाई के रूप में जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हूँ, ना ही एक मैं अच्छा पिता और ना ही मैं एक अच्छा पति बन पा रहा हूँ। यानी कि नेल्सन मंडेला अपने देश की इस आज़ादी और इस बेकार से सिस्टम को मिटाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इतने समर्पित हो जाते हैं कि वो एक बेटा, भाई, पति और पिता की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। आई वॉज नॉट बर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। यानी कि जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे डैट आई कुड नो। और क्योंकि मैंने जन्म ही लिया था आज़ाद होकर, यानी कि आज़ाद मैंने जन्म से मेरे अंदर आज़ादी का भूख नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरा जन्म बिल्कुल आज़ाद ही हुआ था। मेरे ऊपर उस प्रकार की उस समय किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ड, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast meals under the stars and ride the back of slow moving bulls। यानी कि मेरा जन्म हुआ था बिल्कुल आज़ाद, मैं जन्म से आज़ादी का भूखा नहीं था जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि उस समय मैं फ्री था अपने माँ के उस छोटे से पुराने से घर के आसपास के ग्राउंड में दौड़ने के लिए। मैं बिल्कुल फ्री था कि मेरे गांव से जो नदी बहते हुए गुजर रहा है उसमें मैं जाके नहा सकूं, तैर सकूं। मैं फ्री था कि मैं अपने पूरे गांव में दौड़कर अपने आनंद को उठा सकूं। मैं फ्री था कि रात में बैठकर सितारों को गिन सकूं। और मैं फ्री था कि मेरे गांव से जब कोई बैलगाड़ी गुजरती है तो मैं उस पर बैठ के सवारी कर सकूं। बट एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। और जब तक मैं अपने पिता, अपने इस समुदाय के लोगों के बातों को मान रहा था तो उस समय मुझे कोई परेशानी नहीं थी और ना ही मेरे ऊपर मानव या फिर भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को लगाया गया था। मैं बिल्कुल फ्री था उस समय। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और मुझे वास्तविक आज़ादी का मतलब तब समझ में आया जब मैं नौजवान हुआ, और तब मुझे समझ में आया कि बचपन की जो ये मेरी आज़ादी थी वो तो एक काल्पनिक थी, वो आज़ादी वास्तविक आज़ादी नहीं होती है। जब मैं बड़ा हुआ और मैं एक नौजवान व्यक्ति के रूप में समझा कि आखिर आज़ादी का मतलब क्या होता है, तब मैं समझा कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही
छीन जा चुकी है और तब जाके मेरे अंदर आज़ादी पाने की भूख बढ़ती चली गई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life। यानी कि अब ये आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब मैंने आज़ादी के बारे में समझा तो मैं स्वयं को आज़ाद समझता था। किस रूप में? कि मैं रात में घूमने के लिए यहाँ आज़ाद हूँ तो मेरे पास आज़ादी है। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो मेरे पास आज़ादी है। मैं जो भी चाहता हूँ काम करना उसे मैं ले रहा हूँ, ये आज़ादी है। लेकिन आगे जाकर जब मैं जोहान्सबर्ग में पहुँचा और वहाँ जाकर वहाँ की व्यवस्था को देखा तो मैंने क्या पाया कि ये आज़ादी तो मेरे से पहले ही छीनी जा चुकी है। और मैं अपने इच्छा अनुसार पढ़ने के लिए तो आज़ाद था, इच्छा अनुसार कहीं भी जाने के लिए तो आज़ाद था, लेकिन जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की जो आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता रहा, और वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने, उस आज़ादी को मैं चाहता था जो कि मेरे पास नहीं था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. वो कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि मेरे भाइयों से, मेरे बहन से भी आज़ादी छीन जा चुकी है। और सिर्फ मेरे भाई बहन से ही नहीं, वो सभी लोग जो मेरी तरह दिखते हैं, मतलब ब्लैक डोमिनेशन के हैं, उन सब से आज़ादी छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल। और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद मेरी आज़ादी की खुद की भूख अब सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई और मेरे परिवार की आज़ादी नहीं थी, बल्कि मेरे भाई और मेरे परिवार के साथ साथ ये भूख मेरे सभी लोगों के प्रति भी थी, लोगों के लिए भी थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। कितनी अच्छी बात कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ आज़ादी का भूख था, उस सम्मान को लेने के लिए, उस सम्मान को पाने के लिए, उस व्यवस्था को लेने के लिए, जिस भूख ने एक डरे हुए व्यक्ति को एक साहसिक व्यक्ति के रूप में बदल दिया, एक संविधान और नियम कायदा कानून को मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल के रूप में बदल दिया, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार को एक पति के रूप में एक अच्छा सम्मान, एक अच्छी व्यवस्था दिया था, अपने परिवार के साथ रहता था, उस व्यक्ति को परिवार से अलग होने पर मजबूर कर दिया गया। उसी सम्मान और उसी आज़ादी के भूख ने एक प्यार भरे व्यक्ति को बिल्कुल मॉन्क की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो कहते हैं कि वो आज़ादी ही थी जिसकी वजह से एक डरे हुए व्यक्ति को उस आज़ादी ने एक साहसिक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। उस आज़ादी का भूख था जिसके वजह से नियम को मानने वाला व्यक्ति क्रिमिनल बन गया, जो अब नियम को तोड़कर अनशन और आंदोलन करने पर मजबूर हो गया। वो आज़ादी की भूख थी जो एक हस्बैंड को बिना किसी घर का कर दिया। जो व्यक्ति अपने घर परिवार सदस्य के साथ रहा करता था, वो अब घर से अलग हो गया। वो आज़ादी की भूख थी जो एक प्यार भरे व्यक्ति को अलग करके एक संत के जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चियस
or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब फिर आगे वो कहते हैं, और कितनी अच्छी बात वो कहते हैं कि मेरी आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही सेक्रीफाइस के लिए नहीं थी, मेरे खुद के लिए नहीं थी, बल्कि मैं इस जंग को, इस आंदोलन को इसलिए चला रहा था कि मेरे साथ साथ यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक लोग इस आज़ादी का फ़ायदा उठा पाएँ, इस चीज़ का मतलब समझ पाएँ। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से इस आज़ादी ने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिस आज़ादी ने एक प्यार करने वाले व्यक्ति को एक संत की तरह रहने पर मजबूर कर दिया, और मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने यह पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। तो मुझे जो आज़ादी मिली है, ये आज़ादी मेरे लिए भी किसी काम की नहीं, और इसीलिए मैं अब अपनी आज़ादी नहीं बल्कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ दैम, द चैंस ऑन ऑल माई पीपल वर द चैंस ऑन मी। वो कहते हैं कि आज़ादी बिल्कुल अदृश्य है, जिसे हम देख तो नहीं सकते। मेरे लोगों में से एक के ऊपर भी अगर इस भेदभाव का जंजीर बंधा हुआ है, तो ये जंजीर सिर्फ मेरे एक व्यक्ति पे नहीं है, बल्कि मेरे उस पूरे संप्रदाय पे है, उस पूरे वंश पे है। और अगर वो मेरे लोगों पर इस भेदभाव का जंजीर है, यानी कि ये अपार्थाइड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर उस व्यवस्था के तहत मेरे लोगों को बांटा जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों को ही नहीं बल्कि मुझे भी बांटा जा रहा है। वो कहते हैं, आई न्यू, मैं जानता था, डैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। कितनी अच्छी बात कहते हैं, मैं जानता था कि जो दमनकारी होते हैं वो भी उसी प्रकार उन्हें भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ितों को। मतलब सपोज़ करो कि मैं ऑपरेसर का मतलब आपको प्रताड़ित करने वाला हूँ, ठीक है, और आप ऑपरेस्ड हो, यानी कि आप प्रताड़ित हो रहे हो, तो आप भी गुलाम हो और मैं भी गुलाम हूँ। यानी कि अगर मैं आपके भेदभाव के नज़रिए से आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ, आपको मार रहा हूँ, आपको जाने से रोक रहा हूँ, आपके अधिकार को छीन रहा हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसी चैन से बंधा हुआ हूँ। यानी कि यहाँ जिम्मेदार दोनों लोग हैं एक प्रकार से। मतलब देखो, प्रताड़ित यहाँ पे दोनों लोग हो रहे हैं। अगर मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ फिर भी मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, और आप प्रताड़ित हो रहे हो तो आप तो प्रताड़ित हो ही रहे हो। मतलब कि यहाँ पर अपराध करने वाला और अपराध जिसके ऊपर हो रहा है, ये दोनों लोग इस अपराध के जहर को पी रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ ऑपरेसर और अप्रेस्ड दोनों को ही आज़ादी की ज़रूरत है। कैसे? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कितनी अच्छी बात कहते हैं ऑपरेसर के बारे में, जो प्रताड़ित कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपकी आज़ादी को छीन रहा है, मतलब वो खुद गुलाम है, और वो गुलाम किसका है? नफ़रत का। वो भेदभाव के तहखाने में बंद कर चुका है अपने आप को। वो छोटे मानसिकता के भाव के तहखाने में, कारागार में बंद कर चुका है अपने आप को, और इसीलिए वो अपने नफ़रत का शिकार है, वो अपने छोटे विचार का शिकार है, वो भेदभाव का शिकार है। और यही कारण है कि उन्हीं शिकार और उन्हीं कटघरे में बंद होकर वो आपसे आपकी आज़ादी को छीन रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा है, मतलब वो व्यक्ति खुद ही आज़ाद नहीं है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द अप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और वो कहते हैं कि मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, समझ में आ गया? तो अगर
मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाती है तो मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन जो छीन रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो अपने ही नफ़रत के कारागार में बंद है, वो अपने ही छोटे विचारों का शिकार बन चुका है। ठीक है, और इस प्रकार से गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला दोनों ही कहीं ना कहीं मानवता से वंचित रह जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये बताते हैं कि ऑपरेसर यानी कि गुलाम बनाने वाला और ऑपरेस्ड यानी गुलाम बनने वाला, ये दोनों ही अपनी आज़ादी को गंवा देते हैं। एक से यानी कि गुलाम बनने वाले ऑपरेस्ड से उसकी आज़ादी को छीन लिया जाता है, और ऑपरेसर अपने ही नफ़रत के जाल में बंध चुका है, अपने ही छोटे मानसिकता के जाल में फंस चुका है, और इन्होंने उससे उसकी आज़ादी भी छीन ली है। यहीं पे ये कहानी ख़त्म होता है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।